हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नवंबर मंथ का करंट अफेयर, यानी कि नवंबर मंथ से जितने भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सबको मैं डिस्कस करूंगी। और आज की इस वीडियो में मैं टॉप 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा नवंबर का करंट अफेयर ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें बुकर प्राइज़ 2023 की तो ये मिला है पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, ये काफ़ी सारे अवार्ड होते हैं, लाइक बुकर पुरस्कार हुआ, एक बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ करके होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये है बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है पॉल लिंच को। और किस फील्ड में मिलता है तो ध्यान रखिएगा, लिटरेरी की फील्ड में, यानी कि साहित्य क्षेत्र में ये दिया जाता है। जो बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बिहाफ पे इसको दिया जाता है अवार्ड। तो ये इस बार मिला है आयरलैंड के पॉल लिंच को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच। इन्हें लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। देखिए, कई बार डायरेक्टली आपसे ये ना पूछ के कि अवार्ड किसे मिला है, ये पूछ लेते हैं कि उन्हें उनके किस कार्य के लिए मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उनका जो उपन्यास है इसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, इसी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है बुकर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, यानी कि आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ये किस टीम ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फाइनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये टाइटल अपने नाम कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया ये है इस बार की विश्व वर्ल्ड कप विजेता 2023। देखिए, क्रिकेट विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो छठी बार क्रिकेट विश्व कप इसने जीत लिया है। कब कब जीता है, एक तो 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और एक अब जीता है 2023 में। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तो ये थे ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये कौन बने थे, ये थे विराट कोहली। और इसके अलावा बेस्ट बॉलर तो ये थे मोहम्मद शमी। ये देखिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये है विराट कोहली। आयोजन स्थल तो ये था भारत में हो रहे थे। संस्करण तो ये था इसका 13वां। शुभंकर भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये है ब्लेंच और टोंक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति की बात करें तो ये बने हैं जेवियर माइली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि अर्जेंटीना इसके नए राष्ट्रपति तो ये हैं जेवियर माइली। अब अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो देखिए दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है, यानी कि अगर कौन सी कॉन्टिनेंट की बात करें अर्जेंटीना तो ये बिलोंग करता है दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, राजधानी की बात करें इसकी तो ये है आपकी ब्यूनस आयर्स। और करेंसी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो है आपकी पीसो। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति तो ये बन गए हैं जेवियर माइली। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि सीआईसी जिसको हम बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये कौन बने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त तो ये बने हैं हीरा लाल समारिया। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हीरा लाल समारिया ये बने हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। देखिए, हीरालाल समारिया की बात करें तो भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। मतलब जो केंद्रीय सूचना आयोग है, अगर उसके हेड की बात करें तो वो कौन होता है, मुख्य सूचना आयुक्त। और निर्वाचन कौन करता है, ये करते हैं राष्ट्रपति। पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो ये थे वजाहत हबीबुल्लाह। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त तो ये थे दीपक संधू। ठीक है, पहली महिला भी आपको ध्यान रखनी है। और ओवरऑल पहले मुख्य सूचना आयुक्त ये थे वजाहत हबीबुल्लाह, तो ये भी ध्यान रखना है। और अभी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल समारिया।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 95वां सदस्य ये कौन सा बना है? तो देखिए ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका 95वां मेंबर ये बना है चिली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ISA की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी देखिए COP28 ये न्यूज़ में है और इसका आयोजन ये हो रहा है UAE में। ठीक है, तो ऐसी COP होती है अलग अलग, COP20, COP21, COP22। तो जो COP21 था उसी के दौरान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका गठन जो है वो किया गया था। किसके द्वारा? तो ये थे भारत और साथ ही में फ्रांस। स्थापना की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है 2015, आपको ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप ऐसे कहें कि ऐसे एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा भारत में। और भारत में भी कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यालय तो ये है इसका गुरुग्राम हरियाणा। और इसके महानिदेशक भी इम्पॉर्टेंट है जो कि है अजय माथुर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ISA का नया मेंबर ये बना है चिली, या फिर ISA का 95वां मेंबर आप कहें तो ये भी बना है कौन? चिली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स टाइटल की बात करें 2023 के लिए तो ये जीता है निकारागुआ की सेरेनिस पलासियोस ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है सेरेनिस पलासियोस जो कि बिलोंग करती है निकारागुआ से। देखिए सेरेनिस पलासियोस की बात करें तो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला ये बन गई हैं और वह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से क्रम की बनी है, तो 72वें क्रम की ये बनी है कौन? मिस यूनिवर्स। नाम है इनका क्या? सेरेनिस पलासियोस। अब निकारागुआ की बात करें तो ये आपको एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकेशन भी आजकल पूछ लेते हैं, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रल अमेरिका ये है आपका कहाँ पर? इसमें है मतलब निकारागुआ। पहली रनर अप की बात करें तो ये अनाटोनिया जो कि थाईलैंड से है। दूसरी रनर अप तो ये है मोरे विल्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। भारत का प्रतिनिधित्व तो ये क्या है? श्वेता शारदा ने। और ये हो कहाँ पर रहे थे? तो ये इनका आयोजन ये था सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? तो देखिए वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज बात करें तो ये की है फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा है ये वाइट हाइड्रोजन जिसकी खोज की है फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। देखिए वाइट हाइड्रोजन कुछ अलग नहीं है, जो नॉर्मली आपने स्कूल टाइम में हाइड्रोजन पढ़ा होगा उसी का ही एक प्रकार है वाइट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट अगर आप जानो तो देखिए पीरियोडिक टेबल जो आपकी होती है तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट आपको जो देखने के लिए मिलेगा ये है आपका हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। काफ़ी अनस्टेबल एलिमेंट है क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन हमने इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान पर रखा है। इसके अगर हम आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक की बात करें तो 3 है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा इसका ट्राइटियम। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं यानी कि कितने समस्थानिक होते हैं। तो ये है आपका 3 जो कि है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। आइसोटॉप क्या होता है? तो देखिए आइसोटॉप्स या समस्थानिक ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्या? आइसोटॉप्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनकी खोज अभी कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है फ्रांस में। अब देखिए उत्तरी पूर्वी फ्रांस की ज़मीन के नीचे मिले इस वाइट हाइड्रोजन को फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक जिनका नाम है जैक्स पिरोनॉन और फिलिप डी डोनाटो ने खोजा है। नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे कि वाइट हाइड्रोजन ये मिला कहाँ पर है? फ्रांस में। और कहाँ किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? ऑब्वियसली फ्रॉम फ्रांस। फिर है भारत के नए महान सर्वेक्षक ये कौन बने हैं? यानी कि न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो नए महासर्वेक्षक ये बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। देखिए भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है और इसे 1767 में स्थापित किया गया था। ठीक है,
फिर है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम शॉर्ट में फिक्की के नाम से जानते हैं। इसके नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष ये बने हैं अनीश शाह। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिक्की की बात करें यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय तो ये देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ ये नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है मीका। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए आजकल जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके काफ़ी फीचर्स और काफ़ी सारी स्पेशलिटी हमें देखने के लिए मिल रही है। हालांकि साथ साथ जितने इसके बेनिफिट हैं उतने भी इसके नुकसान भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि डीप फेक्स वगैरह की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि एआई कैसे किसी भी चेहरे को मैनिपुलेट करके ये दिखा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने मीका नाम के दुनिया के पहले एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ को नियुक्त किया है। तो देखिए मीका को हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया और यह एक उन्नत एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रोबोट है। फिर है कि समान नागरिक संहिता, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है संविधान में, तो ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहला राज्य इन द सेंस ये होगा कि ऑलरेडी ये कहाँ पर अप्लाई हो रखा है, गोवा में हो रहा है, लेकिन खुद से जो हमने अप्लाई किया है या करेंगे तो वो पहली बार होगा कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है पहला राज्य, तो ये है आपका उत्तराखंड जो कि लागू करेगा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यूसीसी की बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है, जो कि हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, उसमें लिखा हुआ है, जो कि पार्ट नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है? तो ये है आपका गोवा, और अब ये बनेगा कौन सा, उत्तराखंड। अब थोड़ा जान लेते हैं यूसीसी के बारे में। तो समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये एक सामाजिक मामलों में से संबंधित कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत या फिर अडॉप्शन यानी कि बच्चा गोद लेने के आदि में समान रूप से लागू होता है। देखिए हमारे समाज में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबके जो रीजनल प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग अलग होती है। जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो उसमें शादी का तरीका अलग होता है, अडॉप्शन, ये सब अलग चीज़ें होती हैं। हिंदू रिचुअल्स में बात करें तो वो अलग होती है। लेकिन अगर किसी राज्य में यूसीसी आता है तो उस दौरान जितने भी धर्म वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे तो उनके लिए उनके विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, भरण पोषण, विरासत या फिर अडॉप्शन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो समान लॉ से ये अप्लाई होंगी हर एक रिलीजन पे। तो ये बेसिकली होता है आपका यूसीसी, जो कि लिखा है आर्टिकल नंबर 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये किसे मिला है? तो देखिए लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये मिला है सलमान रश्दी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए बेसिकली सलमान रश्दी की बात करें तो ये ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश लेखक हैं। देखिए ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश लेखक हैं। सलमान रश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वेक्लेव हेवल सेंटर के द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता जिसका नाम है बिली जीन किंग कप 2023 ये खिताब किसने जीता है? तो देखिए बिली जीन किंग कप की बात करें तो बेसिकली पहले तो ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का जो टेनिस टीम है उसके लिए प्रतियोगिता होती है क्या, बिली जीन किंग कप। तो ये खिताब जीता है किसने? ये जीता है कनाडा ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए ये होता है महिलाओं के लिए। वहीं बात करें अगर हम पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए जो प्रतियोगिता होती है उसका नाम होता है डेविस कप, और रिसेंटली की न्यूज़ है ये इसी बार जीती है किसने? इटली ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए कनाडा ने फाइनल में इटली को 2-0 से हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप इसका खिताब जीता है। आयोजन स्थल तो ये था सेविले, स्पेन में।
अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जिसका नाम है इक्सचिक, इसको किस देश ने मंजूरी दी है? तो देखिए दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है, नाम है इसका इक्सचिक, इसको दी मंजूरी किसने है? अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चिकनगुनिया टेस्ट की वैक्सीन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये है इक्सचिक और मंजूरी तो ये दी है अमेरिका ने। तो देखिए दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है, ये फ्रांस के द्वारा विकसित की गई है और फ्रांस में किस कंपनी ने? तो ये है फ्रांसीसी कंपनी वेलनेवा, लेकिन अप्रूवल ये दिया है अमेरिका ने। फिर है भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो शीत तेल उत्पादन संयंत्र तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और इसकी जो स्थापना है वो बेसिकली भारत बोटेनिक्स के द्वारा की जाएगी। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023, ये किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो देखिए मित्र शक्ति 2023 की बात करें तो ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हालांकि एक्सरसाइज पे एक अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मित्र शक्ति ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका से कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो कि श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भारत के साथ साथ 7 देशों को फ्री वीज़ा सर्विस ये प्रोवाइड की है। इसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज़ को यहाँ से ध्यान रखेंगे कि विश्व कप में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। और इसके अलावा आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको श्रीलंका से याद रखनी है। मैपिंग लोकेशन से अगर हम बात करें तो ये आपका इंडिया है, नीचे की तरफ कहीं आपको यहाँ पर दिखेगा क्या? श्रीलंका। इसी के बीच में आपको एक स्ट्रेट दिखती है जिसको हम जानते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पाक स्ट्रेट ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। ये करंट इवेंट और साथ ही में मित्र शक्ति ये हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है पुणे भारत में। संस्करण है इसका 9वां। भारत का प्रतिनिधित्व तो ये किया है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। फिर है किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पंजाब सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पंजाब से आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि होप इनिशिएटिव ये किसने शुरू किया है? ये भी किया है पंजाब सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए अपने राज्य को, इन्होंने ये होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो देखिए अगर हम बात करें मुफ्त आटा होम डिलीवरी तो यहाँ से इस योजना से राज्य में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के 1.42 करोड़ लाभार्थियों को घर पर आटा पहुँचाया जाएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री कल्याण योजना से आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना थी उसमें इसका एक्सटेंशन हो चुका है 2028 तक। अब जो है वो मुफ्त राशन मिलेगा, ये घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको हम कहते हैं एसपीजी शॉर्ट में, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स और एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित एक सशस्त्र बल है। गठन इसका हुआ था 8 अप्रैल 1985 में विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत। फिर है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2023 में किस वर्ड को चुना है? तो देखिए अगर हम बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 तो ये मिला हेल्यूसिनेट को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है वर्ष 2023 में अपेक यानी कि APEC शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए सबसे पहले जानिए एपेक की फुल फॉर्म। तो ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और ये शिखर सम्मेलन 2023 में तो ये हुआ है अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह है सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, यानी कि क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। फिर है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा का उद्घाटन ये किस देश में किया गया? तो देखिए अल धफ्रा की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
देखिए अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित ये संयंत्र 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा, ध्यान रखिएगा। और यूएई से मैंने आपको बताया कि जो COP28 है इसका आयोजन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका यूएई में। फिर है आपका क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति जिनका नाम था फातिमा बीबी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो किस राज्य से संबंधित थी। तो देखिए अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, तो इनका निधन हुआ है और ये बिलोंग करती थी केरल राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए वर्ष 1989 में पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था और 1992 में सुप्रीम कोर्ट जज के पद से इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, मतलब ये रिटायर हो गई थी। फिर है भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड, ये किस देश ने लॉन्च किया है। तो देखिए भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है नीव क्लाउड ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ये क्लाउड जीपीयू के लिए $1.69 प्रति घंटे की दुनिया की सबसे कम कीमत प्रदान करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो यूनेस्को है इसने भारत का प्रथम साहित्य शहर इसकी घोषणा की है, किसको, कोझिकोड को, जो कि कहाँ से है, ये है केरल से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो ये की है यूनेस्को ने। तो थोड़ा जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ये हुई थी 1945 में और हेड क्वार्टर तो ये है इसका कहाँ पर, फ्रांस में। और फ्रांस में भी बेसिकली कहाँ पर, पेरिस में। ठीक है, और इसके जो हेड हैं यानी कि जो डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है आड्रे अजोले। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये एजेंसी, तो आपसे पूछ सकते हैं इसके हेड के बारे में। तो देखिए भारत का प्रथम साहित्य शहर ये कौन सा बना है, ये बना है आपका केरल कोझिकोड। और अगर हम बात करें संगीत के शहर की, तो ये बना है कौन, ग्वालियर। और इसकी भी घोषणा किसने की है, ये की है यूनेस्को ने। तो देखिए नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्यनीति में संस्कृति और सृजनात्मक को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है, इनका नाम है नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नंदिनी दास को ये पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब ये किस देश ने जीता है। तो रग्बी विश्व कप की बात करें तो ये खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और बेसिकली इसने न्यूजीलैंड को हराकर चौथी बार ये विश्व कप अपने नाम किया है। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हो रहे थे फ्रांस में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी ये कौन सा देश करेगा। तो फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी ये करेगा सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए 2034 में बात करें तो ये इसका 25वां संस्करण होगा। और 2026 में तो ये करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। और 2030 में तो ये करेगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। फिर है वर्ष 2023 में 8वीं बार जो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है बैलन डी और, ये 8वीं बार किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा ये जीता है अर्जेंटीना के प्लेयर जिनका नाम है लियोनेल मेसी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए 8वीं बार रिकॉर्ड इन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट होता है बैलन डी और ये फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो देखिए कुछ पूरी लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैलन डी और अगर हम बात करें पुरुष में तो ये मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से है, क्लब है इनका इंटर मियामी। महिला बैलन डी और की बात करें तो एताना बोनमाटी जो कि स्पेन से है, एफसी बार्सिलोना महिला से।
कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी, तो ये जूड बेलिंगहैम इंग्लैंड से, रियल मैड्रिड। याचीन ट्रॉफी ये मिलते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, तो ये है एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से हैं, एस्टोना विला। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका चाइना। तो ऐसे काम देखिए डिटेक्टर वगैरह के मोस्टली चाइना की तरफ से देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर इसका जो निर्माण है ये कर रहा है चाइना। फिर है किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है दीप नारायण नायक, ऑप्शन नंबर ए। फिर है किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी जिसका नाम है EH216S को मंजूरी दी है। तो ये दी है किसने, चाइना ने, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है कोलकाता की राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर ये नया नाम क्या कर दिया। तो ये नया नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर एक किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया। तो ये है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो देखिए अभी जो वर्ल्ड कप चल रहे थे जिस मैच में विराट कोहली ने अपनी 50th सेंचुरी को कंप्लीट किया था, उस दौरान भी इस स्टैचू को दिखाया गया जो कि सचिन तेंदुलकर जी का है, और ये है कहाँ पर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। फिर वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किसे मिला है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये 2 एसोसिएशन को मिला है, जो कि है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और है एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों दिया गया, तो भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति उनके सम्मान के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। फिर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो ये बने हैं अमोल मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ ये कहाँ से किया। तो ये किया है मुंबई से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है कोस्टा सेरेना, इसका कुल भार ये है 1,14,000 टन और इसकी लंबाई तो ये है 290 मीटर और इसमें एक साथ 3,780 मेहमान सफ़र कर सकते हैं। फिर किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए कोरोना के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में थे, एक महान एक्टर है कर्नाटक से डॉक्टर पुनीत राजकुमार, इनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी, तो उसी में एक योजना शुरू की है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, और इसमें कर्नाटक राज्य ने हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए इस योजना की शुरुआत की है। फिर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया था, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ ये क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर नासा ने 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया। तो देखिए सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए नासा ने ये लॉन्च किया है मिशन, इसका नाम है इन्फ्यूज़ मिशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इन्फ्यूज़ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो कि इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, और इस मिशन को न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया, और इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करना है। फिर है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में ये टॉप पर है। तो ये है आपका केरला, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए बड़े राज्यों में तो है केरल, लेकिन छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें आएगा आपका गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो टॉप पर है जम्मू कश्मीर। सूचकांक तो ये इशू करता है कौन, ये है FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। फिर दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है शेख हसीना जो कि बिलोंग करती है बांग्लादेश से।
देखिए, शेख हसीना साल 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले वे साल 1996 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। फिर है, भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है शाब, जो कि कहाँ से है? स्वीडन से है। फिर है, 11वें सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण पदक की बात करें तो ये जीता है जर्मनी ने और इसका आयोजन ये हो रहा था जोहर, मलेशिया में। फिर है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में कौन सा राज्य ये पहले स्थान पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 35वें नंबर के थे। वहीं बात करें 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों की तो ये कराएगा कौन? उत्तराखंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ये यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। फिर है सर्विसेज, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरल। शुभंकर की बात करें तो ये है मोगा। आदर्श वाक्य तो ये गेट सेट गोवा और राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी विजेता तो ये कौन है? महाराष्ट्र। फिर है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है बिहार, यानी कि कास्ट बेस इकोनॉमिक सर्वे करने वाला पहला राज्य तो ये बना है आपका बिहार। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 ये किस संस्था ने जारी की है? तो इसको जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले यानी कि 2.8 मिलियन टीबी के मामले ये भारत में देखने के लिए मिले हैं और ये अर्थव्यवस्था पर क्षय रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% है। WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने टीबी मामले का पता लगाने और उपचार कवरेज में 80% तक सुधार किया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अगला क्वेश्चन जो कि है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर था? तो ये था आपका चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 2024 में जो विश्वविद्यालय टॉप पर है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना से है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो टॉप 100 एशिया यूनिवर्सिटी में से 7 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं। भारतीय संस्थानों में जो टॉप पर है वो है IIT बॉम्बे और एशिया में इसका 40वां स्थान है। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी तो ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना में, फिर है हांगकांग यूनिवर्सिटी, ये हांगकांग में ही है, और एक है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। जारी करता तो ये क्वाक कोरेली जो कि साइमेंट जो कि कहाँ पर है? लंदन, UK में। फिर है एक माह में 16.1 मेट्रिक टन सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह ये कौन सा बन गया? तो ये पहला बंदरगाह ये बन गया है आपका गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। फिर नवंबर 2023 में भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और S जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और ये अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की तो ये है लॉयड ऑस्टिन। तो जान लेते हैं पहले ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये क्या होता है। तो देखिए 2+2 डायलॉग की बात करें तो बेसिकली दो देशों के बीच में ये एक डायलॉग होता है, एक बातचीत होती है जिसमें दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ये बैठते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे होते हैं पूरे दुनिया भर में उसको ये डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अमेरिका और भारत के बीच में हुई थी जो कि नई दिल्ली में, और उसके बाद ये हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये भी कहाँ हुई है? ये भी हुई है नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंट मुद्दे जैसे कि आप इजराइल पैलेस्तीन को ले लीजिए या फिर आप यूक्रेन वॉर ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो इशू इन सब चीज़ों में डिस्कस इन सब बातचीत में डिस्कस किए जाते हैं। फिर समुद्री पारिस्थितिकी को और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ल्यूक फ्रेडन, ऑप्शन नंबर बी। लग्जमबर्ग की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी लग्जमबर्ग और करेंसी तो ये है यूरो।
फिर है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीर दास, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नेटफ्लिक्स पर चलने वाली कॉमेडी शो वीर दास लैंडिंग के अभिनेता वीर दास को मिला है क्या? सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड। और देखिए, ये इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर है संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है व्रज प्रहार 2023, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो व्रज प्रहार की बात करें तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। आयोजन स्थल तो यह है उमरोई मेघालय, संस्करण तो यह है इसका 14वां, और भारतीय सेना का नेतृत्व तो ये किया है पूर्वी कमान ने। उसके बाद है आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इनिशियली जो ये होस्ट करने वाला था ये करने वाला था श्रीलंका, लेकिन अब श्रीलंका का आपको पता है आईसीसी ने इसका जो बोर्ड है, मतलब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, इसको रद्द कर दिया। तो उसके बाद ये जो उसकी मेजबानी चली गई है ये चली गई है किसके पास? दक्षिण अफ्रीका के पास में। तो इसका संस्करण तो ये है 15वां, और ये मैंने आपको बता दिया कि पहले मेजबान देश था श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी के द्वारा निलंबन के कारण इसे दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर है फार्मूला 1 रेस लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टैपन ने, जो कि है रेड बुल से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये था पर्थ ऑस्ट्रेलिया, संस्करण है इसका 2, और भारतीय सेना जो शामिल हुई है ये है गोरखा राइफल्स। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है राष्ट्रपति जी ने संबलपुर उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इस अभियान का उद्देश्य ध्यान रखना है छात्रों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और बेहतर समाज के निर्माण का योगदान देना। वर्ष 2023 में उपन्यास फायरबर्ड के लिए जो है प्रेस्टिजियस जेसीबी लिटरेचर प्राइज़ ये किसे मिला है? तो ये मिला है पेरुमल मुरुगन को, ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। देखिए, फायरबर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन के द्वारा किया गया। ये पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई। जेसीबी साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 2018 में इसकी स्थापना की गई और एक साहित्यिक पुरस्कार है भारतीय, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मना है 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए। और बेसिकली स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 19 नवंबर को ये दिन हम मनाते हैं। थीम आपको ध्यान रखनी यह है त्वरित परिवर्तन यानी कि एक्सेलरेटिंग चेंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस पूर्व क्रिकेटर को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है? तो ये बने हैं सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल यानी कि इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर तो यह सीवी आनंद बोस। फिर है वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया? तो ये है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को ये किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अभियान है इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, और इस अभियान का विषय है जेंडर इक्वालिटी एंड केयर एंड सपोर्ट यानी कि लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, तो जान लेते हैं इसके बारे में, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर तो ये आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की है? तो ये की है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कैलिफोर्निया में यूएस डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के वैज्ञानिकों ने एक किल स्विच की खोज करने की एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है जो कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेगी? तो ये है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज जो कि है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार
एटीपी फाइनल्स का खिताब ये किसने जीता? तो ये है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। पंजाबी साहित्य भूख यौन सहा लेंदी है यानी कि हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस के लिए दाहन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है दीप्ति बबूता, ऑप्शन नंबर ए। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक जिसका नाम है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है विनय टॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई की बात कर लेते हैं जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष तो ये है दिनेश कुमार खारा। फिर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2023 ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में। आयोजन स्थल तो ये है बंगाल की खाड़ी। संस्करण तो ये इसका चौथा। फिर है भारतीय वायुसेना की S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये है सुदर्शन, ऑप्शन नंबर डी। फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला एआई समाधान प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया? तो इसका नाम है कृषि 24/7, ऑप्शन नंबर सी। गेलेको कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना नामक भारत और किस देश के बीच में शुरू की जाएगी? तो ये हो भूटान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन होगा। 57 किलोमीटर की ये परियोजना भारत के असम से कोकराझार को भूटान के सरपंग में गेलोको से निर्बाध रूप से जोड़ेगी और इस परियोजना का 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने किस देश की आईसीसी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर दिया है? तो ये है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है वैश्विक बोगोटा घोषणा। देखिए रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा का उद्देश्य सभी जो है रिवर डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और ठोस प्रयासों के माध्यम से सबसे कमज़ोर आबादी को मजबूत करना। इस घोषणा में जो शामिल देश हैं वो है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। डॉल्फिन से आप याद रखेंगे कि भी यूपी सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव ये घोषित किया है और इसके अलावा घोल मछली को गुजरात राज्य ने अपना राजकीय जलीय जीव या राजकीय मछली ये घोषित किया है। फिर जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नज़र रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बना है? तो ये है जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जीपीएस ट्रैकिंग एंकलेट एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर चिपका दिया जाता है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। फिर है भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी सेलो वाटरक्राफ्ट अमीनी को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इस वाटरक्राफ्ट का निर्माण ये किस कंपनी ने किया? तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसरो और नासो के द्वारा बनाए गए निसार पृथ्वी अवलोकन उपक्रम को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये है 2024, ऑप्शन नंबर डी। निसार की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कहाँ से लॉन्च होगा? तो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। वजन है इसका 2800 किलोग्राम और इसे पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये है कजाकिस्तान और भारत के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर तो ये चुने गए हैं माइकल जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अच्युताचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये है एसके वशथन, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इन्हें बेसिकली केरल साहित्य अकादमी के द्वारा केरल सरकार के द्वारा ये बेसिक अवार्ड दिया गया है जो कि केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, नाम है इनका नरेंद्र मोदी। फिर पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन सा समझौता किया गया? तो यह ब्लेचली घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन तो ये हुआ है कहाँ पर? लंदन में, जिसमें एआई के खतरों को रोकने के लिए अब 28 देशों ने ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी।
खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पडांग पिरामिड ये कहाँ खोजा है? तो ये है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पडांग पिरामिड ये खोजा है, जो इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा द्वीप पर लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहरा है। गुनुंग पडांग की बात करें तो भूमिगत परतें 9500 से 28,000 साल पहले की हैं। फिर किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार ये मिला है? तो ये मिला है बीना अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अर्थशास्त्री हैं बीना अग्रवाल, इन्हें पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए ये केनेथ बोल्डिंग अवार्ड दिया गया है। फिर व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो ये पीएम किसान भाई योजना, ऑप्शन नंबर डी। इस योजना को लॉन्च होते ही कम जोत वाले जो किसान हैं अपनी उपज को लंबे समय तक भंडारित कर सकेंगे। वही मीडिया में व्यापारियों का एकाधिकार भी टूटेगा और किसान अपने उत्पाद को उचित रेट पर बेच पाएंगे। फिर किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया? तो ये है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन की बात करें, ये यूरोप महाद्वीप में है, जिसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री तो ये ऋषि सुनक और सम्राट तो ये है चार्ल्स तृतीय। फिर किस राज्य की बैरीनाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। फिर सुब्रत राय का अभी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये थे सहारा समूह के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए। फिर माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला, तो ये है शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र राज्य से हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2023 में धान की कौन सी नई किस्म जो है वो विकसित की है? तो ये है पूसा 2090, ऑप्शन नंबर सी। फिर किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया? तो ये है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्पीड है कितनी? इसकी स्पीड है लगभग 1.2 टेराबाइट। फिर अदृश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सूरजमुखी कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में है, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी तो ये है यूरो। फिर है ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो ये है आपका सिंगापुर और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर हो गया? तो ये है रशिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नाटो के विस्तार को सहयोग में बाधा बताते हुए रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बल पर संधि से हट गया। अगर हम बात करें इस CFE की यानी कि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि की, तो संधि का उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने से रोकना था और इस पर नवंबर 1990 पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्र सरकार ने आम आदमी को किफ़ायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस पहल को शुरू किया? तो ये है आपका भारत आटा पहल, ऑप्शन नंबर बी। विराट कोहली के एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की उपलब्धि की स्मृति में उनकी वैक्स यानी कि मोम की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये है आपकी वैक्स म्यूजियम जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। फिर वर्ष 2023 में स्कॉटिश बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये है सारा बर्नस्टीन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कनाडा की लेखिका है ये सारा बर्नस्टीन, इन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को एक गंभीर वैश्विक खतरा ये घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो वैश्विक बीमारी घोषित की है कि किसे की है? तो ये की है अकेलेपन को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाले हॉलेज ट्रक AVTR 1922 को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो यह अशोक लीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। फिर स्विस कंपनी IQAIR की वास्तविक समय रैंकिंग के अनुसार नवंबर 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो ये है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, IQAIR के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 287 के साथ में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। मुंबई और कोलकाता क्रम से 153, 166 के AQI के साथ 5वां 6वां स्थान इसने हासिल किया है।
भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकेडमी ये कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा। उसके बाद है भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच में ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये है ऑस्ट्रिया, वियना। ऑप्शन नंबर सी। ओपेक क्या है? तो देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा जारी की गई पुस्तक कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी, इसके लेखक तो ये हैं कौन? इनका नाम है मनरीत सोडी सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिली का नामकरण ये किसने किया? तो ये किया है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर ए। फिर है अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी पर किस नाम से सौर ऊर्जा संचालित जहाज ये शुरू किए जाएंगे? तो ये शुरू किए जाएंगे रामायण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की कंपनी है अलकनंदा क्रूज के द्वारा सौर ऊर्जा संचालित रामायण जहाज का निर्माण करेगी। फिर है नवंबर 2023 में भारत की GDP ने पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा ये पार किया? तो यह है 4 ट्रिलियन। उसके बाद है अमेरिकी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें 26.60 ट्रिलियन डॉलर इसकी GDP है। और इसके बाद है चीन जो कि 19.24 ट्रिलियन के साथ में दूसरे स्थान पर है। जापान की बात करें तो तीसरे नंबर पर है 4.39। और फिर उसके बाद है जर्मनी की। और भारत ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। WHO और अमेरिकी रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगा है? तो ये है 11 लाख बच्चे। ऑप्शन नंबर डी। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2022 में दुनिया भर में खसरे के मामलों में 18% की वृद्धि हुई है। और इस वर्ष विश्व में 2.2 करोड़ बच्चे अपनी पहली और 1.1 करोड़ बच्चे अपनी दूसरी खुराक लेने से चूक गए हैं। तकनीकी स्टार्टअप्स की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन करने वाला देश तो ये कौन सा है? तो ये है चाइना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, चाइना में स्थित आवेदकों ने 2022 में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.58 मिलियन पेटेंट ये आवेदन दायर किए हैं। और चीन के बाद में अमेरिका, फिर जापान, फिर कोरिया और फिर जर्मनी का स्थान है। भारत की बात करें तो इसमें आवेदनों की संख्या तो ये है 4,67,918। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। और इसका उद्घाटन या अध्यक्षता ये है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और उद्देश्य इसका पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर ढंग से विकसित करना। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। इस डैशबोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य शहरों को यह देखने में मदद करना कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा टीबी के मामले देखे गए? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर सी। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की है WHO ने। ठीक है। और पूरी दुनिया में टीबी के 75 लाख मामले हैं और भारत में अकेले 28.22 लाख मामले दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PM PVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ये कहाँ किया? तो ये है उलीहातू, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी। PGVT की बात करें तो फुल फॉर्म में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इस डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य आदिवासी आबादी को मजबूत करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें तो इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 क्वार्टर 3 में भारतीय शहर मुंबई ये किस स्थान पर है? तो ये है चौथे स्थान पर। और भारतीय शहरों की अगर हम बात करें तो देखिए, मुंबई चौथे पर है, नई दिल्ली 10वें पर और बेंगलुरु ये 17 पर। सूचकांक में 3 देश तो यह मनीला, दुबई और संघई। और जारीकर्ता तो यह नाइट फ्रैंक। फिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2023 में किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? तो ये कीमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। और शामिल किसे किया? तो ये बुल्गारिया को इस लिस्ट में शामिल किया, ये ध्यान रखिएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं असेंबली ये कहाँ पर हुई है? तो ये भारत मंडपम, नई दिल्ली।
ऑप्शन नंबर डी। और इसी में 95वां मेंबर ये बना है चिली। इसमें ध्यान रखना भारत में ये हुआ है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में। फिर वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो ये कर रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। भारत की अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। विश्व इस्पात संघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने तो ये हैं टी.वी. नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर सी। WSO यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें, स्थापना 1967, मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में और अध्यक्ष तो हैं लियोन टोपिलियन। फिर है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल प्राधिकरण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की है तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना है। घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसेट सैटेलाइट ये AMU सेट ये लॉन्च करेगा तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, यूपी में। देखिए इस उपग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया। उद्देश्य सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया तो ये इनकोर ऐप, ऑप्शन नंबर ए। फिर एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते तो ये हैं 7, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें 3 हैं गोल्ड, 1 है रजत और 3 हैं कांस्य। और आयोजन स्थल तो ये था बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है केरल, ऑप्शन नंबर बी। फिर WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया तो यह है साइमा वाजेद, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाएं से मृत्यु का प्रतिशत ये सबसे अधिक है तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है 13.4 और इसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और इसके बाद चाइना और फिर USA का स्थान आता है। फिर है भारतीय वायुसेना IAF को लंबी दूरी की वायु सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को किस संस्थान ने लॉन्च किया तो ये है आपका DRDO, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिनयूटमेंट 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। मिनयूटमैन की बात करें तो पूरा नाम है LGM 30G मिनयूटमैन 3। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022 का खिताब ये किस देश ने जीता है तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत ने जापान को 4-0 से हराकर महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी ये खिताब जीता है। आयोजन स्थल तो ये है रांची, भारत। कौन सा देश वर्ष जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा तो ये है आपका भारत, ऑप्शन नंबर सी। फिर है स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूल दिवाली सीजन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान को ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया या शुरू किया तो ये है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। फिर है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो ये बनी है तमिलनाडु से R वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। CBSE की बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना हुई थी 1962 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष तो ये निधि छिब्बर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश तो ये बनी है जस्टिस ऋतु बहारी, ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड की बात करें स्थापना हुई थी 2000 में, मुख्य पीठ है नैनीताल और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तो यह उत्तराखंड। बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कार रेसर कौन बनी है तो ये हुमैरा मुश्ताक, ऑप्शन नंबर बी। और ये बेसिकली जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। फिर है केरल ज्योति पुरस्कार ये किसे मिला तो ये मिला है T पद्मनाभन को, ऑप्शन नंबर सी।
फिर है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि DGCA की अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, तो यह है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन कि पूर्वी नौसेना की कमान के लिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट ये कौन बने हैं, तो यह है राजेश धनगढ़, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट भारतीय नौसेना अधिकारी का पद है जो पूर्वी बेड़े की कमान संभालता है। स्थापना 1968, मुख्यालय तो यह विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। विश्व निमोनिया दिवस तो ये मनाते हैं 12 नवंबर को। थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक, यानी कि हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके ट्रैक में रोकिए। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023-21 संस्था ने जारी की, तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अडलगी हीरोन इंडिया परोपकार सूची के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो यह है शिव नादर, HCL, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 2,442 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। फिर है RBI ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया, तो ये बने हैं मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। RBI की बात कर लेते हैं जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना है 1935, 1 अप्रैल। मुख्यालय है मुंबई और गवर्नर तो यह शक्तिकांत दास। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो यह है प्रवीण माधुकर पवार, ऑप्शन नंबर सी। CBI की बात अगर हम करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली, निदेशक है प्रवीण सूद। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जीती है पंजाब ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। थीम है इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडिया पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। संस्करण तो यह इसका 5वां। ओपन AI की नई अंतरिम CEO कौन बनी है, तो ये है मीरा मुराती, ऑप्शन नंबर सी। फिर है S वेंकटरमन का निधन हो गया, वो कौन थे, तो ये थे RBI के पूर्व गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ टॉप 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने पूरा नवंबर आपके लिए कंप्लीट किया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अब मैं पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला है आपका क्वेश्चन कि ISA का 95वां मेंबर ये कौन बना है, और फिर है UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बनेगा। दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा हमारी PDF है 2, एक है करंट अफेयर की जनवरी से अक्टूबर मंथ की, और एक है आपका पॉलिटी की PDF जिन्हें आप परचेज कर सकते हो। इसमें पूरा कंपाइलेशन है आपका, और इनके माध्यम से पॉलिटी और करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ये देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।